हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का बुक का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसका फीचर्स क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए जानते हैं फ्यूल कौन था, वो कितना प्रिंसिपल्स लेके आया था। Fayol. Henry Fayol was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and he started working as engineer in coal mining company. He was promoted as a managing director of the company in 1888. हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था और 1841 में वो डिग्री लिया माइनिंग इंजीनियरिंग का 1860 में और वो अपना काम स्टार्ट किया इंजीनियर के तौर में एज अ कोल माइनिंग और वो प्रमोट हुआ एमडी ऑफ द कंपनी इन 1888। हेनरी फ्योल के बारे में जान लिए क्या है क्या नहीं। अब हम जानते प्रिंसिपल्स क्या है। हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल्स डेवलप। वैसे तो ये 14 प्रिंसिपल्स सबके लिए तो इतना आसान नहीं होता याद करने के लिए, कुछ कुछ को याद हो जाता, कुछ कुछ को नहीं याद होता। चलिए कोई ट्रिक लगाते हैं जिसे अच्छे से सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद है। ये है कि डैड UCUSSROIC. I will repeat that UCUSSROIC. चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या कौन कौन अल्फाबेट किसको इंडिकेट कर रहा है। D डिवीजन ऑफ वर्क, A ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D डिसिप्लिन, U यूनिटी ऑफ कमांड, S सब्जुगेशन ऑफ इंटरेस्ट, E इक्विटी, E स्प्रिट, D कॉर्स, U unity of direction, S stability of tenure of personnel, S scalar chain, R remuneration, O order, I initiative, C centralization and decentralization। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये सब प्रिंसिपल्स किसको इंडिकेट करती है और क्या बोलती है ये सब प्रिंसिपल्स। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the whole work must be divided into small task unit instead of assigning the whole work to one person। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है सारा एक एम्प्लॉय को देने की बजाय सारा काम स्मॉल टास्क को यूनिट में बांट दीजिए और वो सब डिवाइड करने के बाद सारे एम्प्लॉयज को थोड़ा थोड़ा काम दे दीजिए ताकि सारे एम्प्लॉयज इफिशिएंट है और अच्छे से काम करे। अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट दीजिए कि सारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम करने सके। पॉजिटिव इफेक्ट, whenever work is divided according to qualification then automatically lead to specialization। जितना भी काम है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट दीजिए, उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांटिएगा तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस काम करने के लिए, इसलिए ये स्पेशलाइजेशन को रोल देती है। सेकेंड, when employee is performing one part of job then he becomes expert in them and result in less wastage of resources। अगर कोई भी एम्प्लॉय एक ही काम बार बार कर रहा है तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, जैसे कॉस्ट कम लगेगा और रिसोर्सेज का वेस्ट कम होगा। कंसिक्वेंसेस मतलब ड्रॉबैक्स क्या है। लैक ऑफ इफिशियंसी, अगर एम्प्लॉय एक ही काम बार बार नहीं कर रहा, बार बार चेंज कर रहा अपना काम, तो वो तो एक्सपर्ट नहीं होगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए लैक ऑफ एफिशिएंसी। सेकेंड, नो स्पेशलाइजेशन, अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिला तो वो स्पेशलाइज भी नहीं होगा उस काम करने के लिए। थर्ड, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का भी चांसेस, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन काम कर रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। In a company, there are 4 departments for finance, marketing, production, and human resource development. Identify the principle of management used in this company. इसका आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क। क्यों? कंपनी डिवाइड कर दिया गया 4 डिपार्टमेंट्स में, इसीलिए इस डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, responsibility means obligation to complete the job assigned on time। According to this principle, there must be balance or partiality between authority and responsibility। ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऑथोरिटी मतलब पावर डिसीजन लेने के लिए, पावर कितना है कोई भी डिसीजन लेने की, क्या आपके पास पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑथोरिटी।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि क्या आप अगर कुछ भी जिम्मेवारी ले रहे, क्या आप फुलफिल कर रहे, जो भी काम करने का आप जिम्मेवारी ले रहे आप अच्छे से फुलफिल कर रहे टाइम के हिसाब से, कि कोई डिले हो रहा है अच्छे से हो रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे, डिले हो रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा रहा है। ये प्रिंसिपल बोलता है कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अगर दोनों में बैलेंस होगा तो एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। पॉजिटिव इफेक्ट, नो मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों रहेगा तो ऑथोरिटी का मिसयूज नहीं होगा। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको तो ये काम करना है, तो ऑथोरिटी में हाँ डिसीजन लेगा तब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभेगा। सेकेंड, हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हमको निभाना है विदाउट डिले के लिए, विदाउट डिले तो ऑथोरिटी होना जरूरी होता है, इसलिए बोला जाता है बैलेंस रहना चाहिए। कंसिक्वेंसेज, डिले इन वर्क ड्यू टू लेस ऑफ ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी कम है तो वर्क में डिले होती है, डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। सेकेंड, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी ड्यू टू एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है तो एम्प्लॉयज तो मिसयूज तो कर ही सकता है। थर्ड, ओवरबर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो एम्प्लॉयज ओवरबर्डन होगा काम से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to his or her case. Identify the principle of management highlighted here. इसका आंसर होगा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? मैनेजर पास ऑथोरिटी है कि वो कुछ भी डिसीजन है तो ले सकता है। जैसे एम्प्लॉयज अगर कुछ भी ओबे नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है मैनेजर का बात, तो वो उसको पनिश कर सकता है और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तभी ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी ना ऑथोरिटी निभा रहा है। थर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन बट इट ऑल्सो मीन डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स ईच अदर। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि क्या एम्प्लॉयज कुछ डिवोट करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कुछ कमिट करता है, उसको वो ठीक से निभा रहा है कि नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी हो सकता है या कोई दूसरे एम्प्लॉयज के प्रति भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरे एम्प्लॉयज की भी कुछ कमिटमेंट कर रहा है, वो उसको अच्छे से निभा रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट, सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में तो सिस्टमेटिक काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इम्प्रूव्स इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी भी इम्प्रूव करेगी। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड क्रियोस। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा, क्रियोस होगा एम्प्लॉयज में, सबऑर्डिनेट में, सब में। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो रिसोर्सेज का अच्छे से वेस्ट होगा, इफिशिएंसी ही नहीं होगा काम। थर्ड, डिले इन वर्क ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो डिले इन वर्क भी होगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैव entered into agreement. The workers will do overtime to cover up losses of the company. In turn, the manager will increase the wages, but management later refused to increase the wages. Name the principle related to our situation. Principle of discipline. क्यों? क्योंकि मैनेजर जो बोला था कि वो वेजेस इंक्रीज करेगा अगर आप ओवर टाइम करेंगे काम, तो पर बाद में मैनेजर बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे, वो रिफ्यूज कर रहा है वेजेस इंक्रीज कर। तो क्या वो एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है, मैनेजर जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना कमिटमेंट जो बोला था वो निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, an employee should receive orders from one boss, because if he receiving orders from more than one boss, he will get confused and he will not be able to understand that whose order to be executed first. On the other hand, if an employee is receiving order from more bosses, he get chance to give excuse by saying that he was busy in executing the order of other boss.
ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, मतलब 1 एम्प्लॉय इक्वल टू 1 बॉस। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय बहुत सारे बॉस से ऑर्डर ले रहा है तो वो अपने आप में कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर कब करे, कौन बॉस क्या ऑर्डर दे रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है एक एम्प्लॉय को एक बॉस की जरूरत होती है। क्यों? एक बॉस है, वही बोलेगा आपको ये काम करना तो आप वो काम कीजिएगा। पर ऑन दी अदर हैंड अगर एक एम्प्लॉय के पास ढेर सारा बॉस है, ऑर्डर वो ले रहा है, तो उसको एक्सक्यूज बनाने का मौका मिल जाएगा कि वो तो दूसरे बॉस का काम कर रहा था पर वह कुछ काम नहीं कर रहा है, वो एक्सक्यूज बना रहा है और काम ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी काम है वो डिले हो रहा है बस उस एम्प्लॉय के कारण। क्यों? वो एक्सक्यूज बना रहा है कि वो तो उस बॉस का काम कर रहा है पर वो कुछ कर नहीं रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर एक बॉस रहेगा एक एम्प्लॉय तो सबऑर्डिनेट का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नो ईगो क्लास भी नहीं होगा। थर्ड, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, और इफेक्टिवनेस बढ़ेगा काम करने। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, कंफ्यूज रहेगा एम्प्लॉय कि किसका काम कब करे। सेकेंड, ईगो क्लास अमंग डिफरेंट सुपीरियर, ईगो क्लास होगा। क्यों? एक एम्प्लॉय को ढेर सारा सुपीरियर या मैनेजर बोलेगा, बॉस बोलेगा कि आप ये काम करो, तो ईगो क्लास होगा। वो बॉस बोलेगा आप मेरा काम पहले करो, वो दूसरा बॉस बोलेगा कि आप मेरा काम पहले करो, इसलिए ईगो क्लास होगा। थर्ड, डिफिकल्टी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और डिसिप्लिन अच्छे से नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? हमेशा ईगो क्लास हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। A salesman is asked to finalize a deal with customer. The marketing manager allows him to give a discount of up to 10%, but the finance manager allows him to give discount up to 25%. Which principle is violated? Principle of unity of command. क्यों? एक सेल्समैन जो है वो कस्टमर को डील फाइनलाइज करना चाहता है पर वो उसका दो बॉस के अंदर वो काम कर रहा है। एक मार्केटिंग मैनेजर बोलता है कि आप डिस्काउंट 10%, पर फाइनेंस मैनेजर बोलता है 25% डिस्काउंट। तो दो बॉस हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बोल रहा है, तो यूनिटी ऑफ कमांड वियोलेटेड। क्यों? यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है 1 एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, 1 unit means 1 plan. That is, the efforts of all the members and employees of the organization must be directed towards one direction. That is, achievement of the common goal. ये प्रिंसिपल बोलता है 1 unit means 1 plan. मतलब कि जो एम्प्लॉयज है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एफर्ट्स किधर जाना चाहिए? सिर्फ एक डायरेक्शन पे जाना चाहिए, वो है अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एम्प्लॉयज का जितना भी काम, मेंबर्स का जितना भी काम है, सिर्फ एक डायरेक्शन पर डिवोट करना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उसको अचीव करने के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव होगा। सेकेंड, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। एफर्ट्स ऑफ जितना भी एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज के सिर्फ एक डायरेक्शन पर होना चाहिए रहता है। कंसिक्वेंसेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर वो एक डायरेक्शन पे नहीं चला, 2-3 डायरेक्शन में चल रहा, मतलब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, सबको लेके चल रहा, मतलब 2-3 प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में है, सबको वो लेके, तो कोऑर्डिनेशन होगा? नहीं होगा। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। और एफर्ट्स रिसोर्सेज सबका वेस्ट होगा। क्यों? एक डायरेक्शन पे वो नहीं चल रहा, 2-3 डायरेक्शन लेके चल रहा है। थर्ड, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अचीव नहीं होगा। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स, आइटम्स, such product has its own market and its own business environment. Each division must plan its target, and every employee of the organization must be put his efforts towards the achievement of plan of their division under the direction of one head only. इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लेके चलना चाहिए, एक ही हेड को लेके चलना चाहिए,
और वो ताकि वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे से अचीव कर सके। सिक्स्थ, सब्जुगेशन ऑफ individual interest to general interest. According to this principle, the interest of the organization must supersede the interest of the individual or employees. In an organization, all the employees are working with some objective and there must be objective of the organization. ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट है उसको फर्स्टली लेके चलो, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को लेके चलो, उसके बाद इंडिविजुअल का इंटरेस्ट लो, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट लो। क्यों? अगर जैसे कि एम्प्लॉय में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो तो अपना कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ नीड लेके चलता है, पर वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है, पहले आप उसको लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा अच्छे से तो अपने आप इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नीड एम्प्लॉयज का सारा अच्छे से अचीव होगा। अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे क्या? नहीं, पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को पहले अच्छे पोजीशन में लेके आए, उसके बाद इंडिविजुअल अपना देखेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे पोजीशन में आ गया तो एम्प्लॉयज को भी अच्छा मिलेगा, सैलरी, वेजेस, बोनस। अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है और एम्प्लॉयज बोलता है कि नहीं हमको बोनस चाहिए, अगर उसको दे भी देगा ऑर्गेनाइजेशन तो वो तो कंपनी और डूबते हुए चला जाएगा, कंपनी लास्ट में बंद हो जाएगी। इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को देखो, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखो। पॉजिटिव इफेक्ट, फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करो। सेकेंड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेट करो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को दोनों को। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं अगर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट पहले देखेंगे तो। सेकेंड, इवन एम्प्लॉयज विल सफर इन अ लॉन्ग रन, और एम्प्लॉयज भी सफर करेगा लॉन्ग रन। क्यों? कंपनी तो डूब रही है तो बहुत ज्यादा हमको प्रॉफिट चाहिए तभी ना होगा। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। परचेज मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड गेव ऑर्डर टू सप्लाई रॉ मटेरियल एट ₹1000 per quintal to his relative, whereas same quality raw material is available at the rate at ₹900 per quintal by another supplier. This is violation of which principle of management? Explain that principle. ये है principle of subrogation interest to individual interest to general interest. Subrogation of individual interest to general. क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल को हटा दिया गया, वियोलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो सप्लाई परचेज मैनेजर जो है वो अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है 1000 में, पर एक दूसरा सप्लायर है वो अपना रॉ मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है 900 में, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सुपरसेड कर दिया, हटा दिया गया है। वो कंपनी अपना प्रॉफिट देख रही है, इंडिविजुअल का नहीं देख रही है, इसलिए इसका आंसर होगा सब्जुगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। According to this principle, employees in the organization should be paid fairly or adequately to give them maximum satisfaction. The employees should be paid fair wages or salaries which would give at least a reasonable standard of living. ये प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छे से सैलरी दो, अच्छा सैलरी दो उसको, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो काम करने के लिए कि हाँ हम इसी कंपनी में काम करेंगे, इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। क्यों? हम जैसा जिस पैसा में हम सेटिस्फाइड होते हैं हमको वो उतना पैसा मिल रहा है, और उसको फेयर वेजेस दो, फेयर सैलरी दो, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन करिए चल। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा। सेकेंड, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव, और जो एम्प्लॉयज कमिट किया था ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो इम्प्रूव करेगा। क्यों? उसको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा मिल रहा है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन कर रहा है। कंसिक्वेंसेस, फर्स्ट, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर उसको अच्छा सैलरी नहीं मिला, अच्छा वेजेस नहीं मिलेगा तो वो तो काम छोड़ देना चाहता होगा, वो तो काम नहीं करना चाहता। क्यों? उसका तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो काम क्यों करेगा? अच्छा सैलरी मिल ही नहीं रहा, उसका घर परिवार नहीं चल रहा अच्छे से तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। सेकेंड, डिससैटिस्फैक्शन अमंग ऑफ एम्प्लॉयज, अब वो सेटिस्फाइड तो नहीं होगा, डिससैटिस्फाइड होगा एम्प्लॉयज। चलिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
In a particular year, the organization has earned more profit, then apart from giving extra profit to shareholders, owners, some part of profit should be given to employers also in the form of bonus. This will encourage and motivate to put more effort and increase the profit of the company. ये भी कौन सा प्रिंसिपल है? ये रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट अर्न हुआ है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स या ओनर्स को देने के बजाय वो आप एम्प्लॉयज को दे दीजिए बोनस के तौर पे. वो मोटिवेट होगा एम्प्लॉयज, वो कमिटमेंट उसका इंक्रीज करेगा, टर्नओवर डिक्रीज करेगा. क्यों? प्रॉफिट कमा रहा है, बोनस उसको मिल रहा है, इसीलिए.